Namaskar, I am Abhishek Sengupta from Tales and Talks podcast and we have something very special for you today. दोस्तों कई बार क्या होता है ना, लोग अपने समय से आगे ग्रो करते हैं और इस ग्रोथ के दौरान वो कुछ ऐसा बना जाते हैं जो कि आने वाले टाइम में अपने आप में एक एक मिसाल खड़े होने की पोजीशन पे रहती है। आज हमारे गेस्ट कुछ यूं ही हैं। अब पर्सनालिटी अगर मैं उनको कहूं बहुत हैंडसम पर्सनालिटी है तो बात बहुत छोटी है, बिकॉज ही इज बियॉन्ड हैंडसम। ही हैज़ हिज ओन ऑरा और बहुत चार्मिंग डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी हैं और इनका नाम है मिस्टर तलविंदर सिंह। और तलविंदर जी इज़ एन ओनर ऑफ अ ब्रांड बॉयसी जीन्स। बॉयसी के बारे में आज हम जानेंगे, ब्रांड की जर्नी समझेंगे, ब्रांड ने अपने जर्नी के दौरान क्या क्या चीज़ों को, किन किन मुश्किलों को हासिल करके आगे, मुश्किलों के आगे पहुँचे वो। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि ब्रांड आने वाले टाइम में क्या करने वाला है, इसकी इंस्पिरेशन किससे है। और साथ साथ तलविंदर जी के बारे में समझेंगे, तलविंदर जी ने अपने लिए, अपने साथ क्या क्या सौगात अपने पास रखा हुआ है जो वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। सो आई वेलकम यू तलविंदर सर, हाउ आर यू? थैंक यू अभिषेक जी। नाइस टू हैव यू हेयर एट द शो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। और आपसे तो पहला सवाल ये है कि पहले हम आपकी जर्नी की बात करते हैं। अगर कैसे, हाउ इज़ इट बॉयसी, बॉयसी की क्या कहानी है? सर बॉयसी की कहानी थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊं तो बॉयसी जीन्स स्टार्ट हुआ आज से 3 साल पहले। ओके। जब बॉयसी का सबसे पहला थॉट था तब नाम तो कुछ था नहीं माइंड में। बॉयसी जीन्स जो टाइटल है ये हमने रजिस्टर करवा दिया था 10 साल पहले। सोचा हुआ था कि कुछ करेंगे। ओके, ये तय नहीं था किस कैटेगरी सो में दिस इज नो नो इन क्लास 25 इसको हमने 10 साल पहले रजिस्टर करवा दिया था। अभी तो उसका 10 ईयर वाला रिन्यूअल भी हो चुका है। वाओ। लेकिन ब्रांड को स्टार्ट करना है उसमें हमें इतना टाइम लग गया। वी आर इन टू बल्क मैन्युफैक्चरिंग फॉर अदर ब्रांड्स, जिसको वाइट लेबलिंग बोलते हैं हम। वंडरफुल। तो 3 साल पहले मन में आया कि कुछ अपना स्टार्ट करना है। मतलब हमें ऐसा लगा कि मार्केट में एक ऐसी स्लैब है जहाँ पे बहुत बड़ा वैक्यूम है। एक कंट्रोल्ड एमआरपी में गुड क्वालिटी को लेके कुछ भी मेरे को ऐसा लगता था नहीं है। बहुत बहुत बड़ा एक वैक्यूम था, तो उसको फिल करने का मेरा मन था। तो पहले मैंने सोचा कि मेंस का ब्रांड स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब मैंने स्टडी किया मार्केट को तो मेरे को ऐसा लगा कि मेंस में ब्रांड बनाना आज की डेट में बहुत मतलब डिफिकल्ट हो अपने चुका आप है। में एक हाँ, अपने आप चैलेंज में था। एक चैलेंज हो चुका है। जो मेंस का माइंड है ना वो चेंज नहीं होता। एब्सोल्युटली। किड्स में ब्रांड बनाना कहीं पे एक पॉसिबिलिटी है। आज भी इजीली ब्रांड को बनाया जा सकता है। तो फिर मैंने उधर डाइवर्ट किया और वहीं से स्टार्ट किया। बट किड्स वेयर अगर आप अपने आप में देखें तो किड्स का फैशन बहुत ट्रेंडी है, बहुत जल्दी बदलता है, बहुत वॉलेटाइल कैटेगरी कहते हैं किड्स को। सो उसके बावजूद भी आपने ये डिसीजन लिया किड्स में, क्यों? मतलब व्हाट मेड यू सो स्ट्रांग? सर किड्स में आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। विमेंस एंड किड्स में फैशन बहुत जल्दी चेंज होता है। लेकिन इसमें एक ऐसी कैटेगरी है जिसको हम लाइक फादर लाइक सन बोलते हैं। अच्छा। तो वो एकदम वैक्यूम था, वो बिल्कुल खाली स्लैब थी। तो हमने उसी को पकड़ा है। ओके। हमारा जो गारमेंट है दैट इज लाइक फादर लाइक सन थी। तो इट्स नॉट लाइक किड्स। हम उसको ऐसे डिजाइन ही नहीं करते कि हम किड्स के लिए कुछ डिजाइन कर रहे हैं। हम जो मेंस के लिए डिजाइन करते हैं, जो हमारा दूसरे ब्रांड्स के लिए, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, लीडिंग ब्रांड्स के लिए हमारे पास मेंस में चल रहा है, जैसी डिजाइनिंग उनमें चल रही है, हम वही सेम स्टाइलिंग जो है वो किड्स में फॉलो करते हैं। किड्स में फॉलो करते हैं। लेकिन तलविंदर जी, अगर किड्स में जैसे आप बोल रहे हैं हम एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? सर वैसे तो जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जितने भी आप लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स बोलोगे, जो जो मेंसवेयर की बात कर रहे 5,000 से प्लस की रेंज में चले जाते हैं। जैसे अभी भी इंडिया में अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया कॉस्टली ब्रांड्स का। 5,000 से लेकर 10,000 तक की एमआरपी में अभी तो बहुत ब्रांड्स एंटर करने लगे किड्स में। किड्स में। ओके। तो उन सब की भी अगर आप थीम देखोगे तो बिल्कुल सेम लाइक फादर लाइक सन थीम है। तो राइट। हमने वहीं से ये थीम उठाई है। अदर ऑल अदर ब्रांड्स आर डूइंग सेम थिंग। बस इंडियन ब्रांड्स पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे। इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो पता नहीं क्यों यहाँ भी पैच लगा दो, यहाँ पे भी प्रिंटिंग कर दो, पूरा पीस है कहीं पे, मतलब बेस नजर ही ना आए, ऐसा गारमेंट बना रहे थे। तो वो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि ये करना चाहिए। तो किड्स फैशन में आपने एक एक अपने आप को इन्वॉल्व किया और कैटेगरी, हम अगर हम बात करें, अब हम धीरे धीरे करके उसकी तरफ घुसेंगे।
तो जो कैटेगरी है, कौन कौन सी कैटेगरी पे हम काम करते हैं? सर हमने स्टार्ट किया था डेनिम से। डेनिम हमारा स्ट्रेंथ था। अच्छा, वो और डेनिम हम स्ट्रेंथ क्यों था? क्योंकि वो हम काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए वाइट लेबलिंग कर रहे हैं ओके, दिस इज ऑलरेडी। फॉर मेंस वेयर और किड्स वेयर जो व्हाइट लेवलिंग कर रहे हैं? वो हम मेंस वेयर में कर रहे हैं, लेकिन ओके, अपना जो ब्रांड स्टार्ट किया वो मैंने किड्स में किया। किड्स में किया। वो सारी मेंस की जो R&D है वो किड्स में हम तभी यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैं सेम चीज़ नहीं बना रहा था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो फिर हाँ, आप कुछ कह रहे थे कि किड्स वेयर में सारे मेंस वहाँ से किया आप, उसके बाद? किड्स में एक्चुअली क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमने स्टार्ट की हैं, लाइक स्ट्रेट फिट। आपने देखा होगा कि अभी मार्केट में बहुत, मतलब इट्स एन एब्सोल्यूट फिट जो भी इस टाइम पे मार्केट में डिमांड है। वो हमने आज से 3 साल पहले स्टार्ट कर दी थी। जब हमने बॉयसी जीन्स स्टार्ट किया था तो हमने स्ट्रेट फिट से स्टार्ट किया था। तो तब लोगों को एकदम नैरो बॉटम्स पहननी थी। तो हाँ, हमारा मतलब डिसीजन था कि जो मेंस में फैशन चल रहा है, क्योंकि 3 साल पहले वो मेंस में चल रहा था, तो करेक्ट। हमारा थॉट था कि ये बच्चे में भी जरूर आएगा। तो हमने वहां से स्टार्ट किया, वहीं से पिच किया, और 1 साल 1.5 साल लगा कस्टमर को समझने में। तब तक थोड़ा थोड़ा करके फैशन आना स्टार्ट हो गया। अभी वी आर अहेड ऑफ अदर्स। अभी वी आर डूइंग इट वेरी वेल। हमारी पूरी R&D कंप्लीट हो चुकी है 1.5 साल में। वेरी अभी लोग नाइस। उसमें हिट्स एंड ट्रायल्स कर रहे हैं, तो वहां पे हमें लीड मिल गई डेनिम की तरफ, और इसके डेनिम साथ में। साथ और कौन कौन सी कैटेगरी करते अभी हैं? इसमें हम कैटेगरीज बाकी कर रहे हैं। शर्ट्स कर रहे हैं, टी शर्ट्स कर रहे हैं, स्वेट शर्ट्स कर रहे हैं। वैसे तो अभी कंप्लीट कैटलॉग कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमने जैकेट्स स्टार्ट नहीं किया है। जैकेट्स मेरे को थोड़ा सा लगा कि एक और सीज़न रुक जाते हैं, एक विंटर और रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। बाकी कंप्लीट कैटलॉग कर रहे हैं। टी शर्ट, स्वेट शर्ट्स, डेनिम्स, ट्राउजर्स, कार्गोज, जॉगर्स, सो ऑल इन एवरीथिंग किड्स, ऑल इन एवरीथिंग किड्स। सो एवरीथिंग। हमारी स्टार्टिंग कहाँ से है किड्स में, ये जर्नी मतलब किस एज ग्रुप से हम शुरू होते हैं? सर हमने स्टार्ट किया था 1 ईयर से, ओके। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि 1, 2 और 3 इयर्स का जो है ना, वो लाइक फादर लाइक सन वाली जो थॉट है ना, उसमें अभी नहीं उसमें जा पा रहा। फॉल नहीं करता। तो वो फिर मैंने ड्रॉप करके मैंने अभी 4 to 16 कर दिया। अभी 4 to 16 हम उसमें हम प्रॉपरली उस चीज़ को पिच कर पा रहे हैं। हमारी जो लाइक फादर लाइक सन थीम है ना, उसको हम प्रॉपरली पिच कर पा रहे हैं। क्योंकि एक जो 4 साल का बच्चा है ना, वो खुद चल सकता है, खुद मतलब पहन के गारमेंट को एक वॉक कर सकता है। तो उसकी वो लुक जो है ना, वो अटायर जो है, वो नज़र आती है। वो नजर आता है। हाँ, उसमें वो हम थीम को पकड़ पाते हैं। और अपनी कैपेसिटी क्या है टोटल प्रोडक्शन की? अगर मैं बताऊं यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से, एक एक जेनरिक नंबर, हम कितना पीस दिन के या महीने के या साल के निकाल सकते हैं? और हमारी मतलब उससे एक्चुअली हमारे ऑडियंस को ये पता लगेगा व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस दैट यू आर केटरिंग। सर हम अप्रॉक्सीमेटली ऑल आइटम्स को अगर हम कवर कर लें, सारे कैटेगरी को? ऑल मेंस एंड ऑल वाइट लेबलिंग अगर हम कवर हाँ। कर लें, तो वी आर मैन्युफैक्चरिंग अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख गारमेंट्स पर मंथ। पर मंथ? यस। ओह, एक्सीलेंट। 2 लाख गारमेंट्स पर मंथ इज ह्यूज। यस एंड क्वालिटी का अश्योरेंस कैसे करते हैं? सर, वो पूरे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी टीम्स हैं, हमारी पूरी क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है। और कितने सालों से ये चल रहा है? सर 10 year स्टार्ट of किया था experience? हमने 2002 में, ओह, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था। ओके। उससे पहले की हिस्ट्री है कि पापा का बिजनेस था कपड़े का। अच्छा। पापा इज वर्किंग इन फैब्रिक ट्रेडिंग सिंस 1977। ओके, Yes. ओके। 1977 से शुरू करके 2002 में मतलब अंकल ने पॉसिबली अकेले ही शुरू किया या ही हाँ, हैड? पापा और चाचा जी साथ में थे। अच्छा, हाँ, दो Okay. ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। एक्सीलेंट। उसके बाद फिर आपने टेक ऑन करके हाँ जी, हाँ बॉयसी जी। को एक नया एक रुख दे दिया बिल्कुल बॉयसी का। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है, वो ये है कि किड्स में ना, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि एक ये एक वॉलेटाइल कैटेगरी है और ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होता है। आपका होमवर्क क्या रहता है इस ट्रेंड की तरफ, अगर हम देखें कि आप कैसे ट्रेंड पे स्टडी करते हैं? बिकॉज अगर मैं आज देखूं, आज ओवर साइज टी शर्ट्स का एक जो अर्बन बच्चे हैं उनके लिए एक चैलेंज है। इस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से आपसे पूछूंगा। और उसको आप कैसे, मतलब आपको एंटिसिपेशन कैसे होता है यार, मेरे को अहेड ऑफ ड टाइम रहना है? क्योंकि आपने स्ट्रेट फिट जो अभी जिक्र किया वो अहेड ऑफ द टाइम था। उसी तरह से आपका नेक्स्ट स्टडी क्या होता है? जैसे आप इस पे कैसे वर्किंग कैसे करते हैं? डू यू टेक एन सर इंटरनेशनल इंस्पिरेशन और व्हाट इज इट लाइक? डेफिनेटली इट्स एन इंटरनेशनल इंस्पिरेशन। क्या होता है कि आप जो भी ग्रेस्प करते जाते हो ना,
वैसे एग्जैक्ट सोर्स आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो क्यों चल रही है, आपने कहाँ देखा था, कहाँ पढ़ा था, लेकिन आपका जो एक्सपोजर होता है ना वो कहीं ना कहीं से एड ऑन करता रहता है। अभी मैं जो भी जर्नल पढ़ता हूँ या जो भी मैं ब्रांड को फॉलो करता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे फेसबुक पे कहीं पे भी अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं फैशन वीक देखता हूँ, अभी कौन सा डेटा मेरे दिमाग में कहाँ से जा रहा है मेरे को तो खुद भी नहीं पता। बट मेरे को आज से अगर 3 साल पहले लगा कि बच्चों में स्ट्रेट फिट चलेगा और वो चला, उसके बाद मेरा सेकंड डिसीजन था कि बच्चों में कॉर्ड सेट चलेगा, वो चला, उसके बाद मेरे को लगा कि बच्चों में लूज जो ड्रॉप शोल्डर है वो चलेगा, तो वो चला। बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, मैं तो सिंपल ये देख रहा था कि जो हमारी इंडियन मार्केट में मेंस में जो इस साल चल रहा है वो 2 साल बाद किड्स में ऑटोमेटिकली आ रहा है। वंडरफुल। तो ये एक मैंने पॉइंट कैच किया, तो मैं उसी पे चल रहा हूँ। जो आज से 2 साल पहले मेंस में चल रहा था वो इस साल इस सीजन में, मतलब उसकी वर्किंग में उसी टाइम पे बच्चे में R&D स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज उसमें हमें क्वालिटी कंट्रोल को लेकर ना बड़ी चीजों को देखना होता है। Absolutely. अगर हम कोई भी नई फिट लॉन्च कर रहे हैं उस पर हमें R&D करने में एटलीस्ट 6 मंथ जाते हैं। पहले पूरे साइज सेट बनते हैं, पूरे पैटर्न बनते हैं, पूरी कैड की वर्किंग होती है, फिर उसके बाद उसमें गारमेंटिंग होती है, फिर उसके सैंपल्स बन के हम उनको बांटते हैं, फिर उनके रिस्पॉन्स आते हैं, उनके फोटोग्राफ्स आते हैं, फिर उन पे हम दोबारा पैटर्न्स को मोल्ड करते हैं रिव्यूज के अकॉर्डिंगली। तो वो कमेंट्स लेते लेते हमें अप्रोक्सीमेटली 6 महीने लग जाते हैं कोई भी अगर नया पैटर्न, कोई भी नई फिट रेडी करनी है। एब्सोल्युटली। तो मतलब ये एक बहुत डिटेल्ड होमवर्क है। तो हाँ डेफिनेटली, अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आपको प्लान वर्क तो अच्छा करना पड़ता है। अभी इस टाइम पे हमारी जो प्लानिंग चल रही है वो सारी की सारी जो चल रही है वो विंटर की चल रही है, नेक्स्ट विंटर 26 की चल रही है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इनफैक्ट चल नहीं रही, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसका हमारे पूरे पेंटॉन शीट्स जो है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी सिलेक्शन हो चुकी है, पूरा प्लान वर्क कंप्लीट हो चुका है, अभी सैम्पलिंग स्टार्ट होने वाली है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सबसे बड़ा चैलेंज तलविंदर जी आपको क्या लगता है, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू गेट इनटू द मार्केट? अब हम डायनामिक्स थोड़ा सा चेंज करते हैं, सीधा मार्केट में आते हैं। मार्केट में घुसने का सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या है? सर सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो कस्टमर का माइंडसेट है। कस्टमर कुछ भी एक चीज को यूज कर रहा है, उसका माइंडसेट चेंज करके उससे सुपीरियर चीज पे लेके जाना इज अ वेरी बिग चैलेंज। द ब्रांड लॉयल्टी। आज से 10 साल पहले, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आज से 10 साल पहले अगर हम गाड़ी लेने जाते थे तो हम लोग ऑटोमेटिक गाड़ी को ऐसे देखते थे कि यार ये क्यों दे रहे हो, इसकी जरूरत भी क्या है, हमें क्लच दबाना आता है, हमें गाड़ी चलानी आती है, हमने लर्न की हुई है, तो हमें कुछ रीजन समझ में नहीं आता था कि क्यों अपग्रेड करें। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कोई भी मैनुअल गाड़ी नहीं लेना चाहता। तो अपग्रेड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कस्टमर का जो माइंडसेट है ना उसको चेंज करना जो है ना, जिसको हम बोलते हैं डिसरप्ट करना, मार्केट को डिसरप्ट करना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। करेक्ट। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। आपने कैसे तो ओवरकम उसको कंज्यूमर के लेवल पे तो हम चेंज कर नहीं सकते, हमें तो डीलर को चेंज करना है, हमें तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना है कि नया प्रोडक्ट है उसको पकड़ो, उसको मार्केट में पिच करो। तो सबसे पहला चैलेंज होता है कि उनको पूरा का पूरा समझाना पड़ता है, उनको पूरा एडुकेट करना पड़ता है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या प्रोसेस है एजुकेट करने का? मैंने सुना है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे आप मतलब यू आर अ मास्टर ऑफ दिस, कि यू आर गेटिंग इन पीपल इनटू एजुकेशन ऑफ योर ब्रांड। हाउ आर यू डूइंग इट? क्या टेक्निकली राइट कर रहे हैं आप? सर 1-to-1 किसी को अगर आप कन्विंस करते हो तो उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। वो मेन तो अभी तक तो वही चल रहा था, हमने जो कुछ लेकिन बनाया है अभी वेबसाइट। यस, हमने एक पोर्टल बनाया। हमारा एक्चुअली हमारी जो रिटेल सेगमेंट है उसके अंदर मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आई, जो मैं सबसे बड़ा फिगर आउट कर पाया, कि जो आउटराइट की जो मार्केट है उसमें सबसे बड़ा जो मतलब प्रॉब्लम है ना, जो सबसे बड़ी जो उसको पुल बैक कर रही है, जो पीछे खींच रही है मार्केट को, वो है मार्केट में जा जाके ऑर्डर्स पकड़ना। बिल्कुल। डीलर्स के पास जाना, डीलर्स को आप सीधा विजिट कर रहे हो, डीलर्स बोल रहे हैं कि हम अवेलेबल नहीं है, आप एक मार्केट में 150 किलोमीटर गाड़ी चला के जा रहे हो, एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारा 150 किलोमीटर गाड़ी चला के जा रहा है और वहां जाके उसको रिटेलर बोल दे रहा है कि मैं तो अभी मेरे पास तो टाइम नहीं है, और वो है भी नहीं, कई बार और ऐसा वो होता कई है। बार अवेलेबल नहीं है, कई बार वो बिठा लेते हैं, कई बार वो 2-2 घंटे बिठा के ऑर्डर दे देते हैं, कई बार वो ऑर्डर इतना छोटा दे देते हैं कि एक्सपेक्टेड नहीं होता, तो वो सारी कॉस्ट हिल जाती है। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि एक इतनी बड़ी कॉस्ट जो है वो मार्केटिंग के इस पार्ट पे इन्वेस्ट हो रही है जिसकी बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक डीलर है वो हमसे माल लेना चाहता है, उसको हमारे जो प्रोडक्ट है वो समझ में आते हैं,
तो क्यों ना हम उसको ऐसे पिच करें कि उसको घर बैठे उसको भी ईज हो, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी ईज हो और हमें भी ईज हो, और सारी की सारी प्रोसेस जो है वो एस्केलेट हो जाए। जो ये पूरी प्रोसेस है, अगर आज किसी डिस्ट्रीब्यूटर की किसी शेल्फ पे अगर आप समझ के चलिए कि एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक ब्लैक डेनिम है, वो खाली है, वो खत्म है, अब वो उसको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, अब वो सेलमैन जो है वो अपने ओनर को बोलता है कि सर जी मेरे को ब्लैक डेनिम चाहिए, ओनर के पास उसके रिलेटिव्स आके बैठे हुए हैं, वो बोलता है कि थोड़ी देर बाद आना। तो वो सारी चीजें जो है ना वो उस प्रोसेस को इतना स्लो डाउन कर देती हैं, 5 से 6 दिन वो शेल्फ खाली रहती है। उसमें रिटेलर का लॉस, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का भी लॉस, उसमें ब्रांड का भी लॉस। करेक्ट। तो हमने एक पोर्टल अपना रेडी कर लिया। वो मैंने जिस दिन ब्रांड स्टार्ट किया था वो मैंने डे 1 से उस पर वर्किंग कर दी थी, क्योंकि ब्रांड स्टार्ट करने से पहले मैंने सबसे पहले 1.5 साल जो है ना पूरी R&D करी थी मार्केट पे, कि मार्केट में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तब मैंने लोगों को आइडिया जरूर दिया था कि मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन लोग मेरे साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि ऐसा कुछ करने का कोई फायदा नहीं है, रिटेलर कभी उसको टच भी नहीं करेंगे। एंड आज हमारे उस पोर्टल के ऊपर 172 रिटेलर्स ऑलरेडी रजिस्टर हैं, जिसमें से 150 रिटेलर जो है वो कंटिन्यूअसली हमें ऑर्डर दे रहे हैं, वीकली ऑर्डर दे रहे हैं। वेरी नाइस। हमारे 350 में से 150 रिटेलर ऐसे हैं जो हमारे वेब पोर्टल पे आ चुके हैं और हमें रिपीटेडली ऑर्डर दे रहे हैं, डेली ऑर्डर दे रहे हैं। अगर उनको 4 पीस भी उस पर ऑर्डर करने हैं वो करते हैं, हम उसको डिस्पैच करते हैं। अच्छा, वो अगर मैं समझूं वो करना बहुत इजी है? दैट इज वेरी इजी, वेरी इजी। थोड़ा सा बताएंगे कैसे कैसे क्या करना पड़ता है? मतलब सर हमारा पोर्टल है, ठीक है, dealer.boisejeans.com। उस पे जाना है, उस पे जाके अगर नया बंदा है तो उसको उस पे साइन अप करना है, साइन अप करके अपने डिटेल्स फिल करने हैं। हमारे पास डिटेल्स आते हैं, हम उसको वेरीफाई करते हैं, उसको MOU साइन करते हैं और हम उसको एक्सेस दे देते हैं। वो वहां पे जाके पूरा का पूरा स्टॉक देख सकता है। दिस इज फॉर न्यू बायर्स। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बायर्स हैं उनको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी उस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं, हम भी उनको उस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर। वो हमने ट्री बना रखा है कि कोई भी ऑर्डर, आज समझ लीजिए कि कोई फॉर एग्जांपल रिटेल स्टोर है बनारस में रिटेल स्टोर जो है वो बड़ा है। अब जो फैमिली स्टोर होते हैं उन पे ओनर को तो कुछ ज्यादा पता नहीं होता कि क्या चाहिए, क्योंकि उसके पास तो इतनी कैटेगरीज होती है, उसको तो कोई होश नहीं होता। करेक्ट। उसको तो फाइनेंस देखना होता है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, बस उसको तो शाम को हिसाब लेना होता है। तो सारी रिपोर्ट होती है सेल्समैन के पास। अब सेल्समैन जो है हमने उसको एक्सेस दे दिया, सेलमैन जो है वो ऑर्डर पंच करेगा, OTP जो है वो ओनर के फोन पे जाएगा। अच्छा, दैट इज फॉर कंफर्मेशन कि ओनर का हमारे पास कंसेंट आ गया कि ऑर्डर डालना है। जब उसका वो OTP पंच करेगा, ऑर्डर पंच हो जाएगा, ऑर्डर पंच होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको एक्सेस ओके कर देगा, तो वो ऑर्डर सीधा मेरे डिस्पैच डिपार्टमेंट में चला जाता है और वो सेम डे डिस्पैच हो जाता है। ये प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, मतलब दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी फॉर ऑल। अच्छा, ये आप बेसिकली मार्केट में आपके एसोसिएट्स जाके रिटेलर या उनके लड़कों को ये ट्रेन करते हैं इसमें? सर हम हर डोर टू डोर पे लोगों को गाइड करते हैं, हम हर डोर टू डोर पे लोगों को एडुकेट करते हैं। 10 में से 1 या 2 लोग हर बार रेडी हो जाते हैं इसको करने के लिए, जिसको हम बताते हैं कि कितना इजी है। अभी कई बार हम ऐसे कुछ ऑफर्स भी यहाँ पे लगा देते हैं कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। हमने अभी जैसे लास्ट लगा दिया था, यू वांट एनी साइज, गो अहेड, आप ऑर्डर पोस्ट करो, हम डालेंगे। मतलब ऐसा नहीं एनी साइज, एनी साइज, हाँ, मतलब ऑफ योर चॉइस। जनरली क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि यार मेरे को सेट वाइज दे दो, तो आप उससे भी हमने उसको बोल दिया कि आप बोलो कि हमें 26 साइज के 20 पीस चाहिए, 50 पीस चाहिए, वो आएंगे। आपकी शेल्फ में 26 साइज खत्म हो गया तो आप 26 साइज के वहां पे जाके अगर 20 पीस पंच कर दोगे तो 20 डिफरेंट डिजाइन के डिफरेंट कलर्स के पीस आपको पहुंच जाएंगे, वो भी विद इन 2 days। मतलब बेसिकली अगर मैं समझूं, आप ऑफलाइन में ऑनलाइन चला रहे हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो अब हम इतना तो समझ चुके हैं कि टेक्निकली द ब्रांड इज वेरी वेरी प्रोविजन। अब ब्रांड का सबसे बड़ा शेयर किसका है? डेनिम का है, जो आपने कहा था डेनिम से शुरू हुआ था। सर नंबर्स में अगर हम देखें तो ब्रांड का सबसे बड़ा शेयर डेनिम का आ जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, सो हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली आइटम, हमारा प्रोडक्ट मार्केट फ्रेंडली है प्राइसिंग में, या मार्केट में कॉम्पिटिटिव
ब्रांड्स के मुकाबले ऊपर है, नीचे है, क्या है पोजीशनिंग इसकी प्राइसिंग की? सर अभी तो इसको मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी प्राइसिंग है और जो हमारी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंगली मेरे को कुछ मार्केट में कंपैरिजन करने को मिल ही नहीं रहा। सबसे पहली बात तो प्राइसिंग की मैं बात छोड़ देता हूँ, मेरे को क्वालिटी कंपेयर करने के लिए कोई ब्रांड मिल नहीं रहा सच में। मतलब वॉट एवर वी आर मेकिंग, वंडरफुल। हम उसको इतना ज़्यादा सीरियसली मेंस की तरह बना रहे हैं, इतना सीरियसली मेंस की तरह डिज़ाइन कर रहे हैं, और उसको इतना सीरियसली हम मेंस की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। उसकी जो स्टिचिंग क्वालिटी है वो इतनी फाइन है, वो इतनी टेलर्ड है कि उसमें कुछ किड्स वाला लगता ही नहीं है। और ऐसा गारमेंट बनाने वाले किड्स के मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ डेनिम्स में नहीं, किसी भी कैटेगरी में नहीं है। ये चीज जाके मिलती है आपको, मतलब सिंपली मैं नाम नहीं लूंगा, 2,000 रुपए वाले ब्रांड में ये चीज मिलती ही नहीं है। ये मिलती है सीधा 3,500 से लेके 5,000 की स्लैब में जो गारमेंट्स आ रहे हैं डेनिम के, उनमें जाके आपको ये चीज मिलती है। और हमारी प्राइसिंग उसके मुकाबले 2000 उसके के मुकाबले बहुत अच्छी कम है। है, हमारी उनके मुकाबले बहुत कम है। अभी बेसिकली क्या है कि मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ब्रांड्स के माइंड में क्या स्ट्रेटेजी है, क्या है कि जब सेम ब्रांड का आप मेंस का गारमेंट देखते हो, उसकी जो एक फिनिश होती है ना, किड्स का गारमेंट जो है ना वो उतना अच्छा फिनिश्ड नहीं होता, उसकी स्टिचिंग क्वालिटी सेम ब्रांड की उतनी अच्छी नहीं होती, अच्छा। उसकी सेम फैब्रिक की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती। मे बी बच्चे जो हैं वो अगले साल उस गारमेंट को पहन नहीं पाते, सबसे इसलिए बड़ी शायद वो challenge। ड्यूरेबिलिटी पे इतना फोकस नहीं करते हैं। पर मेरे को ये सही नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इतना हाईली चार्ज कर रहे हो, अगर आप किसी एक बच्चे को डेनिम देके उसके बदले में आप 3,000 4,000 ले रहे हो, 2,000 भी अगर आप ले रहे हो, तो आपको उसको ड्यूरेबिलिटी देनी है, वो आपका धर्म है। वो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि ये तो उसने अगले साल पहनना नहीं है, उसको हाँ, पूरा हाँ, नहीं आना, तो हम उसको कम ड्यूरेबल बना दें। तो मेरे माइंड में हमेशा यही आता था कि जैसा मेंस का गारमेंट होता है वो 100% रेप्लीकेट होना चाहिए, बिल्कुल सेम किड्स का गारमेंट होना चाहिए। वो चीज मेरे प्रोडक्ट में आपको 100% नजर आएगी, सेम फैब्रिक, सेम काइंड ऑफ स्टिचिंग। तो वो चीज अभी मेरे को किसी से कंपेयर करने को मिलती नहीं है। तो ये चीज उसीलिए मैंने आपको बोला कि अभी ये मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं किससे कंपेयर करूँ। किससे कंपेयर? एक इम्पॉर्टेंट चीज, ब्रांड के बारे में तलविंदर जी से हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, उसके बीच में क्या हम एक बार इस ब्रांड का एक ब्रांड वीडियो देखें? लेट अस वॉच दिस ब्रांड वीडियो। मेरा एक जैसे ये शायद हमारे ऑडियंस भी इस बारे में कुछ सुनना चाहेंगे। अभी हमारा ब्रांड ऑफलाइन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन या जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है उससे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स पे मेजरली अवेलेबल है। सो इज दिस अवेलेबल पैन इंडिया एज ऑफ नाउ, या अभी हम नॉर्थ या ईस्ट पार्ट में कहाँ कहाँ कर रहे हैं? सर अभी तक हम अवेलेबल हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 522 काउंटर्स पे। वेरी गुड। सो ऑल अक्रॉस? नो, नॉट ऑल अक्रॉस इंडिया। अभी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे अब आज भी हम अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहे हैं। नॉर्थ हमारा ऑलमोस्ट कवर्ड है, साउथ में कुछ स्टेट्स कवर्ड हैं, महाराष्ट्र अभी हमारा खाली है, मुंबई हमारा कवर्ड है, और जो हमारे A+ काउंटर्स हैं वो सारे कवर्ड हैं। वो हमारे मुंबई के A+ सब काउंटर्स कवर्ड हैं, दिल्ली के ऑलमोस्ट सब A+ काउंटर्स कवर्ड हैं। तो मेरे को इस चीज़ की खुशी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो एक अच्छे दुकानदार को बहुत इजीली समझ में आता है। हमें वहाँ पे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगता। हमारा एफर्ट लगता है जो छोटे रूरल एरियाज के जो शॉपकीपर्स हैं उनको समझाने में हमारा बहुत एफर्ट जाता है। करेक्ट। क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर गारमेंट बच्चे का है तो उस पर पैचेज होने चाहिए, या उस पर बहुत सारी प्रिंटिंग्स होने चाहिए, उस पर पोकेमॉन डोरेमॉन बना होना चाहिए। तो वो हमारे गारमेंट की थीम नहीं है बिल्कुल भी। तो वो हम आज भी नहीं कर रहे और हम वो आने वाले टाइम में भी नहीं करने वाले। एग्जैक्टली। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बट अभी हम देखें कि सर के कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम अपने वीडियो में अभी डाल लेंगे। आप
गोइंग फॉरवर्ड उस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इनके ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं, सो इट्स अ वेलकम। सो यू कैन हंट आउट इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट कि कौन कौन सी जगह पे इनकी अवेलेबिलिटी है। ओके, गोइंग एक 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 अंदाजे से हम देखें, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में हम आ गए हैं। मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के बाद हमारा जो देश में बाकी जो मॉडल है, लाइक चेन स्टोर्स हो गया, या एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हो गई, या चेन स्टेट में जो चेन स्टोर्स हैं, ये छोटे मोटे जो चेन स्टोर्स हैं, या फैमिली स्टोर्स, या कोई भी ऐसे जो जो बड़े स्तर पे हैं, उन पे जाने का हमारा क्या प्लान है? सर चेन स्टोर्स में ऐसा है कि कुछ चेन स्टोर्स तो हम कनेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जिनके हम ऑलरेडी, किसी के 8 स्टोर हैं तो हम 8 के 8 स्टोर्स पे प्लेस हो चुके हैं। कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिनके 55 स्टोर हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँगा। ऑफ कोर्स। तो हैदराबाद का, आंध्र प्रदेश का ब्रांड है, आंध्र प्रदेश का चेन स्टोर है। मतलब वो जाके उनके आंध्र प्रदेश 55 में स्टोर ढूंढ हैं। लेगा उनके कौन 55 स्टोर हैं। 55 अभी स्टोर्स हैं। रिसेंटली भी उन्होंने एक स्टोर ओपन किया। उनके हमारे 2 स्टोर्स पे प्लेस हो चुका है हाँ, एज अ ट्रायल। तो अभी देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया है, हमने अच्छा। चेन स्टोर पे स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया एक बार। ओके ओके, सो वहाँ मतलब पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ओके, क्या वहाँ क्या पे प्लीज शेयर करिए। वहाँ पे डिस्काउंटिंग्स थोड़े आपको पता वैसे रहते हैं, हाँ हाँ, क्योंकि जिसके पास ऐसी स्ट्रेंथ होती है 50 स्टोर वाली, तो वो आपको अच्छे से निचोड़ता है, धोता भी और निचोड़ता भी है। तो निचोड़ने की हमें थी क्षमता, तो हमने उसको किया, सेटल किया। बीइंग अ गुड बल्क मैन्युफैक्चरर हम उसको कर वो पाए तो हमने एडवांटेज उसको मिल किया। जाता है आपको, वो एडवांटेज हाँ, मिल जाता है। बट ऑनेस्टली मैं ये स्टिल समझना चाहूँगा, जैसे आपका आपका प्रोडक्ट रूरल नहीं है, उतना नहीं है, मतलब है रूरल कस्टमर धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, विच इज़ ग्रेजुअल। बट हम अर्बन में वेल एक्सेप्टेड हैं। बट हम अर्बन में अगर एक्सेप्टेड हैं तो हमको अर्बन के उन उन जगहों पे होना बड़ा ज़रूरी है जहाँ पर हम नहीं हैं, लाइक द बिगेस्ट मॉल्स या एक्सक्लूसिव आउटलेट्स जो हैं। तो अभी आपने चेन स्टोर की बात तो करी, लेकिन एक्सक्लूसिव आउटलेट आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द आपको उन जगहों पे होना चाहिए? सर ईवीओ का हमारा प्लान था, जब हमने ब्रांड स्टार्ट किया था तो हमने 5 ईयर प्लान किया था। हमारी जो 5 ईयर थ्योरी थी उसमें हमारे ईबीओस थे, 5 ईबीओस थे। लेकिन अभी विद टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें उसे और डिले करना चाहिए। ओके, ईबीओस जो हैं वो आज की डेट में उतने प्रॉफिटेबल नहीं है, जो अभी तक मेरी स्टडी है। एमबीओस जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं ब्रांड को भी, और एक तो होता है कि नेटवर्किंग भी कनेक्ट होती है, सिस्टम में आप रहते हो। बट ईबीओ इज, मेरे को जहाँ तक लगता है पाजी, ईबीओ इज मोर ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। माने एक तरीके से आप अपना ब्रांड का इट्स काइंड ऑफ प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट। Yes. सो वो उस तरह से ज़रूरी है कुछ हद तक, क्योंकि जो बाहर के ब्रांड्स हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो आपके क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं। सो जो अब आज की डेट में कुछ बड़े नाम हैं बाहर से हैं, जो जिन्होंने अपने चेन स्टोर्स बना रखे हैं, फैमिली स्टोर्स बना रखे हैं, वो प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट में ना हम स्टाइल को ना बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो वहाँ एक गैप है, आपको लगता है? सर आपका ब्रांड उस कस्टमर तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। मेरा इसके बारे में जो थॉट है वो ये है कि पहले क्या होता था, आज से 10 साल 15 साल पहले ब्रांड्स जो थे ना वो अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, अपनी इक्विटी बनाने के लिए स्टोर्स ओपन करते थे। ओके, तो स्टोर वाज काइंड ऑफ ब्रांडिंग। तो उनके लिए वो एक हो जाता था कि चलो एक 3 लाख रुपए रेंट जा रहा है, 5 लाख रुपए का फिक्स एक्सपेंस है, 10 लाख का सेल हो गया, तो वो ब्रेक इवन पे आ जाते थे। तो समझते चलो हमारा एडवर्टीजमेंट हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी तब वो भी जो थी वो एमबीओ से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जो अब तक मेरी स्टडी, जो मैंने अभी तक इसके बारे में स्टडी करा, अभी उसका ना एक ईजियर वर्जन मार्केट में अवेलेबल हो गया। बेसिकली जो ईबीओ खुलता है ना वो किसी एक एरिया में खुलता है, वो बाउंड टू वन एरिया हो जाता है। अभी आज की डेट में जो एडवर्टीजमेंट है ना वो ऑनलाइन हो चुकी है। अभी अगर आज आपको वो सेम डेवलपमेंट चाहिए, अगर आपको अपने आप को एडवर्टाइज करना है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन शॉप चाहिए अपनी। सो आप ऑनलाइन में प्रेजेंट हैं? मेरा अगला सवाल यही था। अभी तक हम ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं थे, तो ये ब्लैक फ्राइडे सेल से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, हम हमारा खुद का ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, और बाकी किसी मार्केट प्लेस पे हैं अभी आप, या करना चाह रहे हैं फर्स्ट आगे? क्राई पे हम अवेलेबल है। ओके, वेरी गुड। फर्स्ट क्राई से आपने शुरू हाँ जी, किया? हाँ जी। अभी उसके बाद हमने अपना खुद का मार्केट प्लेस बना दिया। ओके, बिकॉज आप टेक्निकली खुद को इतना हाँ जी, साउंड हाँ जी, बना हाँ चुके जी। हैं कि आप खुद का ही काम किए जा रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली लोग बिल्कुल, आकर के बिल्कुल। आपके साथ जुड़ जाएंगे। यस, यस, यस। ओके, सो ये तो हो गई थोड़ी बहुत काम की हुँ। बात, लेकिन अब आते हैं कुछ अलग चीज़ पे। मैंने बहुत कम ऐसे अब आप बैठे हैं तो पता नहीं लग रहा, अदरवाइज यार 6 फीट 2 इंचेस मोर देन टॉल आई थिंक। तो आपका फिजिकल फिटनेस का क्या राज है, क्योंकि मैंने सुना है कि यू आर इनटू लॉट मेनी थिंग्स, सो क्या है रूटीन सर? Ready, steady, go. सर, उसके लिए मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। उसके लिए योगा कर रहा हूँ, ओके, रनिंग करता हूँ। हमारे वहाँ पे रनिंग क्लब्स बने हुए हैं, उनमें हम जाते हैं एवरी वीकेंड। जिमिंग तो हम कभी मिस ही नहीं करते। कब से कर रहे हैं? लास्ट 22 ईयर से मैंने जिम कभी मिस नहीं किया। आप खुद 22 ईयर्स के लग रहे हैं। यू लुक लाइक ए 22 ईयर किड, बट दिस इज गुड। यस। और तो फिर मतलब मैंने ये सुना है कि प्रैक्टिकली जिम में सिर्फ जिमिंग इज नॉट द ओनली लाइन, व्हाट ऑल थिंग्स यू डू इन जिम, मतलब क्लियरली बताइए सबको। जिम में बेसिकली क्या है कि कुछ लोगों का होता है, उनको एस्थेटिकली अच्छा लगना है तो जाते हैं। मेरा थोड़ा सा इसको लेके विचार अलग है। मेरे को ऐसा होता है कि बंदा जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। ओके, जो बंदा है, अगर आपको कोई बोल दो भाई रस्सी चढ़ जा, तो आप चढ़ सकते हो या नहीं चढ़ सकते हो? भागो, भाग सकते हो या नहीं भाग सकते हो, या कितना भाग सकते हो? कितना सांस चढ़े कितना भाग सकते हो, और कितना सांस चढ़ने के बाद आप भाग सकते हो? आप स्विमिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो मैं वो चीज़ों को, आप कर क्या सकते हो? आप जिम तो जा रहे हो 2 घंटे, आप 3 घंटे जिम कर रहे हो डेली, 10 साल से कर रहे हो, आपने इतना बड़ा शरीर बना लिया, लेकिन आप कर क्या सकते हो? तो आप क्या क्या कर तो सकते हो? मैं अभी कोशिश करता हूँ तो हाँ, काफ़ी कुछ कर लेता हूँ। रस्सी मैं चढ़ना, ऑलमोस्ट सब कुछ कर लेता तो हूँ। उनको जी। क्या कहते हैं आपके सर, उसमें? रोप क्लाइंबिंग कर लेता हूँ, मंकी बार कर लेता हूँ, कैलिस्थेनिक्स में काफ़ी मेरे को काफ़ी शौक है, कैलिस्थेनिक्स कर लेता हूँ। हेड स्टैंड में काफ़ी मूवमेंट्स कर लेता हूँ, हेड स्टैंड में मैं रोटेशंस कर लेता हूँ, कंप्लीट बॉडी रोटेट कर लेता हूँ, ओ, क्रो पोज, योगा पोजेज सब कर लेता हूँ। तो योगा भी करता हूँ, तो वो सब चीज़ें भी साथ में कंबाइन हो जाती हैं। स्ट्रेंथ और योगा का कॉम्बिनेशन है कैलिस्थेनिक्स। ओके, तो कैलिस्थेनिक्स मेरे को अच्छे लगते हैं, और वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे को ऐसी एंड्योरेंस देते हैं जो एक आम जिम जाने वाले में मिसिंग होती है, ओके। जो मेरे को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाते हैं। इससे आपके काम में इम्पैक्ट होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब गुड हम इम्पैक्ट? काम पे, यस यस यस, मतलब अगर आप वैसे बोलो तो हाँ, मतलब मैं बैड पॉजिटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। काम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप सुबह ऐसा कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो आपका सारा स्ट्रेस तो वो खा जाता है। करेक्ट। और आप एकदम कपड़े में काम व्हाट आई पे- थिंक इज यू, बारीकियां इतनी जी। ज़्यादा हैं, मतलब ताना बाना से शुरू होके पूरे कपड़े तक की बहुत जर्नी है। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, हाँ प्लीज़ प्लीज़, ऑल योर्स। तो ऐसा है कि बंदा काम पे जब पहुंचता है ना, तो उसमें 2-3 चीज़ें मिक्स हो जाती हैं कि एक तो आप सुबह सुबह इतने लोगों को मिल लेते हो, अपने फ्रेंड्स को मिल लेते हो। जिम में अभी जिन लोगों को मैं 20 साल से मिल रहा हूँ वो सब फ्रेंड्स हैं। ये सब 20 साल से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ऑलमोस्ट सब लोग आते ही हैं, वो सब रूटीन वाले लोग हैं। हाँ, तो उनको आप मिलते हो, आपके आइडियाज़ शेयर होते हैं, वो सारी की सारी वो अर्निंग है। वो आप सुबह सुबह लेके जब ऑफिस में जाते हो, बड़े फ्रेश माइंड से जाते हो, आपकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। कितने बजे जिम का क्या रूटीन है, कितने बजे जाते हो? सर, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, और ये भी आपको सुन के थोड़ी हैरानी होगी कि पिछले 5 साल से तो मैंने अलार्म भी नहीं बजने दिया। मेरा अलार्म होता है 5:35 का, और मैं उठ जाता हूँ 5 बजे वाओ, विदाउट एनी अलार्म। 5:05 5 बजने में 5 मिनट, चाहे जितने बजे भी आप सो? जितने बजे भी सोएं, रिगार्डलेस। 12 बजे सोएं, 2 बजे सोएं, सुबह 5 बजे वो खुल जाता है। पता नहीं कहाँ पे वो क्लॉक फिट हुई हुई है, अपने आप खुल जाता है। क्या बात है। जी। तो फिर जिम के बाद? सबसे पहले होता है कि जाते हैं जी, गुरुद्वारे जाते हैं। फिर उसके बाद होता है कि थोड़ा वॉक किया, थोड़ी ऑक्सीजन इनटेक की, जो मिलती नहीं है पूरा दिन। तो उसके बाद होता है योगा, योगा के बाद जिम। योगा इज़ लाइक माई वार्म अप। ओके,
Okay. Yoga class is like warm up. So you do majority of the yogas, right? Asanas, Sara. Okay. Almost. Some of my trainers are also envious. कूल कूल. सो दिस इज अ फाउंडेशन. मतलब इतना बड़ा काम करने के लिए, ब्रांड को वो करने के लिए आप फिजिकली कितना फिट होना ज़रूरी है. दैट मीन्स कोई भी काम करने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है. बिल्कुल. दिस इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन वेयर यू हैव सो मच डिटेलिंग. अगला पॉडकास्ट आपके फिटनेस पे करेंगे. तो आज तो हमने आपके बिजनेस पे किया है. अगला पॉडकास्ट यू हैव टू बी विद योर फिटनेस. सो कमिंग डाउन टू द लास्ट लेग, हमारा एक सेक्शन है जिसमें हमको ये खबर हम बाहर से उठाते हैं, लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और आपके बारे में एक हमारा सेक्शन है लोग कहते हैं. तो व्हाट पीपल से अबाउट यू. तो इसी फिटनेस से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है जिसमें लोग ये कहते हैं कि तलविंदर जी लोगों को पकड़ के जिम ले जाते हैं. अरे ये तो वरिष्ठ है, जो बेचारा जिम जाना नहीं चाहता आप उसे भी उठा के ले जाते हो. बड़ी आपने अच्छी R&D करी है. ये सच है? हाँ बिल्कुल. मैंने अप्रॉक्सीमेटली 25 से भी ज़्यादा लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के जिम में ले जाके उनको पूरा ट्रांसफॉर्म किया. सीरियसली? यस. उनमें एक मेरा बड़ा ब्रदर है. ओह. और मेरे 10 ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरा पूरा एक किट्टी ग्रुप है, वो सब है. मतलब एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के ले जाके मैंने उनको ट्रांसफॉर्म करवाया. मतलब वो क्या कहते हैं ना, ये मतलब आपसे वो नशा हो जाता है, लोगों को भागना पड़ेगा एकदम से. तो ये काम आप बाकी शहरों में भी करिए, लोगों को पकड़ के जिम ले जाने वाला. व्हाट डू यू थिंक? हर शहर में ऐसे लोग होते हैं, करते हैं. हमें पता नहीं होता बस. वंडरफुल वंडरफुल सर. थैंक यू सो मच तलविंदर जी. एंड थैंक यू. वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड विद दिस कॉन्वर्सेशन हमारे को ये पता लगा कि यार ये ब्रांड आने वाले टाइम में क्या करने वाला है और क्या पता हम इस ब्रांड को इंटरनेशनली भी देखें. द प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग एंड दे आर लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर लुकिंग फॉर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, दे आर लुकिंग फॉर अ गुड चैनल पार्टनर इन एवरी एस्पेक्ट. सो डू नॉट लूज आउट ऑन दिस. जॉइन हैंड्स विद बॉयसी एंड सी द चेंज फॉर योर ओन सेल्फ. लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डू शेयर दिस चैनल विद एवरीवन. थैंक यू सो मच.